हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न कॉमर्स। पिछली क्लास में मैंने आपको एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड यानी इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप के बारे में साथ साथ उसके डायग्राम समझाए थे, कैसे ये पैदा होता है और कैसे इसके कारण बनते हैं। लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं उन्हीं दोनों सिचुएशंस को दूर करने के तरीके, मेजर्स। तो मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड एंड मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड। डिफ्लेशनरी गैप और इन्फ्लेशनरी गैप, महंगाई और मंदी दोनों को कम करने के रास्ते क्या क्या हैं सरकार के पास, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। इन दोनों मेजर्स को हम क्लासिफाई करते हैं फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में। तो कुछ मेजर्स फिस्कल मेजर्स में आते हैं और कुछ मॉनेटरी मेजर्स में आते हैं। इन दोनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं। फिस्कल पॉलिसी होती क्या है? फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। गवर्नमेंट की इनकम एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी को बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी, कि सरकार किस तरीके से अपनी इनकम को और एक्सपेंडिचर को एडजस्ट करती है देश के अंदर एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि ना तो देश के अंदर एक्सेस डिमांड सही है, एक्सेस डिमांड से देश में इन्फ्लेशन बढ़ता है और डेफिशिएंट डिमांड से देश में अनएम्प्लॉयमेंट या मंदी आती है। दोनों ही सिचुएशंस ठीक नहीं है। दोनों को ठीक करने का सबसे पहला तरीका जो गवर्नमेंट का है फिस्कल पॉलिसी में, वो ये जो मेजर्स हैं जो सरकार बनाती है, ये गवर्नमेंट करती है इस इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। उसमें कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, क्या क्या हथियार यूज करती है गवर्नमेंट इस इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ये मैं बता रहा हूँ। फिस्कल पॉलिसी बता दिया, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इनकम एक्सपेंडिचर पॉलिसी है। उस इनकम पॉलिसी के अंदर सबसे पहले, और इनकम एक्सपेंडिचर पॉलिसी में सबसे पहले एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। सरकार अपने खर्चों को कैसे एडजस्ट करती है देश में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। ओके, देखो, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है देश में मनी सप्लाई के ऊपर, क्योंकि जैसे जैसे मनी सप्लाई बढ़ेगी वैसे वैसे डिमांड बढ़ती है। मनी सप्लाई कम होने से डिमांड भी कम होती है। लेकिन एक्सपेंडिचर किस तरह से एडजस्ट किया जाता है? मान लो देश में महंगाई है, इन्फ्लेशन सिचुएशन है, तो गवर्नमेंट अपने अनप्रोडक्टिव खर्चों को कम कर देगी। अनप्रोडक्टिव खर्चों को कम करने से या फिर देश में डेवलपमेंट एक्टिविटीज को कम करने से देश में एम्प्लॉयमेंट कम होगी, मतलब कि देश में लोगों को रोजगार कम मिलेगा, मनी सप्लाई कम होगी इकोनॉमी के अंदर, जिससे कि डिमांड कम हो सकती है। और हमारा मकसद क्या है? डिमांड को कम करना, क्योंकि डिमांड कम किए बगैर इन्फ्लेशन ठीक नहीं हो सकता। और जैसे डिमांड कम होगी इन्फ्लेशन अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। अगर देश में मंदी है, डिफ्लेशन है, डिफ्लेशन के अंदर गवर्नमेंट अपने खर्चों को बढ़ाती है डेवलपमेंट एक्टिविटीज की तरफ। बहुत सारे डेवलपमेंट एक्टिविटीज देश के अंदर किए जाएंगे, जिससे देश में मनी सप्लाई बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी। जब इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ने से ये जो डिफ्लेशन सिचुएशन है, मंदी सिचुएशन है, वो ठीक हो जाएगी। तो इस तरीके से सरकार अपने खर्चों को एडजस्ट करती है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। अगला है टैक्सेस का। टैक्सेस को कैसे एडजस्ट करती है गवर्नमेंट की? टैक्स पॉलिसी जो है, जो इनकम पॉलिसी है एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए, वो कैसे की जाती है? जैसे कि इन्फ्लेशन है, मान लो महंगाई है देश के अंदर, इन्फ्लेशन है, डिमांड ज्यादा है, तो उसको कम करना है तो गवर्नमेंट हर तरह के टैक्सेस को बढ़ा देती है। टैक्सेस बढ़ाने से लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी। जितना ज्यादा टैक्स लगेगा लोग उतना ही कम खर्च कर पाएंगे। तो डिस्पोजेबल इनकम कम होने से देश में डिमांड कम होगी, और डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन पे कंट्रोल हो जाएगा। और अगर मंदी है, डिफ्लेशन है, तो उस केस में गवर्नमेंट टैक्सेस को कम कर देती है, कई जगह हटा भी देती है, जिसकी वजह से लोग ज्यादा खर्च करेंगे, उनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो डिफ्लेशन यानी मंदी सिचुएशन भी देश में कंट्रोल में आ जाएगी। अब आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी जिसके अंदर गवर्नमेंट की इनकम पॉलिसी, टैक्स की पॉलिसी और एक्सपेंडिचर पॉलिसी को देखा कैसे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है। अब आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी मेजर्स जो आरबीआई के, हमारे देश के सेंट्रल बैंक के, These are adopted by Central Bank of country in order to control inflation और combat deflation। डिफ्लेशन को कम करने के लिए और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी मेजर्स जो आरबीआई यूज करती है, हमारा सेंट्रल बैंक यूज करता है, उसमें दो मेथड्स हैं, एक है क्वांटिटेटिव मेथड्स और एक है क्वालिटेटिव मेथड्स। सबसे पहले बात करते हैं क्वांटिटी मेथड्स की। ये वो मेथड्स हैं जो देश में मनी सप्लाई की क्वांटिटी को कंट्रोल करते हैं। क्वांटिटी को कंट्रोल करते हैं क्रेडिट कंट्रोल्स के थ्रू, जिसमें किस तरह से इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। इन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर पहला हथियार या पहला इंस्ट्रूमेंट जो हम आरबीआई यूज करती है वो है बैंक रेट पॉलिसी। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट वो रेट है जिस रेट पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है। अब जब भी कमर्शियल बैंक को जरूरत पड़ती है तो सेंट्रल बैंक से लोन लेता है, तो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को जब लोन देती है उस पर कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा, कुछ एडवांसेस देगा तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा,
वो जो इंटरेस्ट होता है वो बैंक रेट कहलाता है। अब ये बैंक रेट जब जो बात कर रहे हैं, जो लोन दिया जा रहा है सेंट्रल बैंक द्वारा कमर्शियल बैंक्स को, ये लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए है, ध्यान रखना। बैंक रेट लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए कमर्शियल बैंक को पैसा दिया जा रहा है। बैंक रेट डिसाइड भी सेंट्रल बैंक ही करेगा। अब होता क्या है, जब इन्फ्लेशन होता है, महंगाई है, तो आरबीआई इस बैंक रेट को बढ़ा देगा। जैसे ही बैंक रेट बढ़ेगा, यानी कि अगर कमर्शियल बैंक को पैसा मिल रहा है सेंट्रल बैंक की तरफ से तो महंगा मिल रहा है, इसका मतलब वो आगे लोगों को भी लोन महंगा देंगे। इससे मार्केट में लोन के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, जिससे कि जो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट की डिमांड कम हो जाएगी, और कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट की डिमांड यानी लोन की डिमांड कम हो जाएगी, जिससे देश में टोटल एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन पर कंट्रोल किया जा सकता है। और इसका उल्टा डिफ्लेशन में, मंदी में, डेफिशिएंट डिमांड के केस में आरबीआई बैंक रेट कम कर देती है। जैसे बैंक रेट कम होगा तो आगे लोगों को भी लोन सस्ते मिलेंगे, मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन का कम हो जाएगा, जिससे वो लोग ज्यादा लोन्स की डिमांड करेंगे। डिमांड ऑफ लोन्स बढ़ने से देश में एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से देश में डेफिशिएंट डिमांड या डिफ्लेशन पे कंट्रोल किया जा सकता है। ये हो गया बैंक रेट का हथियार। दूसरा है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इसी क्वांटिटेटिव के अंदर हमारे पास एक है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जिसके अंदर सेल एंड परचेज आरबीआई क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल परचेज करती है। अब अगर एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड में आरबीआई क्या करती है, इन बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज को मार्केट में बेचती है, जिसको कमर्शियल बैंक खरीदती है। अब कमर्शियल बैंक खरीदती है, इंडिविजुअल्स खरीदते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस खरीदते हैं, जिससे क्या होगा, जब वो खरीदेंगे, जैसे कमर्शियल बैंक ने खरीद लिया, तो उनके पास आगे लोगों को लोन देने के लिए पैसा कम रह जाएगा। तो इससे मनी सप्लाई कम हो जाएगी देश के अंदर, और जिससे लोगों की परचेजिंग ओवर गिर जाएगी और एडी गिरेगा, एग्रीगेट डिमांड गिरेगी, टोटल प्राइस लेवल भी नीचे आ जाएगा। तो जो महंगाई है वो कंट्रोल की जा सकती है। डेफिशिएंट डिमांड या डिफ्लेशन के केस में आरबीआई परचेज करती है। अब जब परचेज करेगी मतलब पैसा देगी, एक तरीके से पैसा डाल रही है कमर्शियल बैंक्स में या इकोनॉमी के अंदर, जिससे मनी सप्लाई बढ़ेगी और लोग ज्यादा डिमांड करेंगे और डेफिशिएंट डिमांड ठीक हो सकती है। ओके, समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट लगता है किसी पॉइंट के अंदर तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेज दीजिए, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। थर्ड जो इसका है वो एलआरआर के दो पार्ट्स हैं, एक सीआरआर और एक एसएलआर। सीआरआर और एसएलआर एक तरीके से काम करते हैं दोनों। सीआरआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है आरबीआई का, जो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए किया जा सकता है। होता क्या है, सीआरआर एक परसेंटेज है डिपॉजिट्स की, जो हर कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखनी पड़ती है। जितना ही पैसा डिपॉजिट्स का लोगों का आएगा, उसकी कुछ परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक को डिपॉजिट करनी पड़ती है आरबीआई के पास। अब फॉर एग्जांपल मान लिया जाए कि सीआरआर 10% है, ठीक है, अभी करंट में मान लिया। अब एक्सेस डिमांड में क्या करती है आरबीआई, इस सीआरआर को बढ़ा देगी। तो यहां पर उसने सीआरआर को 12% कर दिया। अब 12% करते ही अब कमर्शियल बैंक्स को ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा आरबीआई के पास। अब वो ज्यादा पैसा जो रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनके पास जो पैसा आगे लोन देने के लिए बचेगा, लेंडिंग कैपेसिटी उनकी कम हो जाएगी। लेंडिंग कैपेसिटी कम होगी तो मनी सप्लाई गिर जाएगी, और मनी सप्लाई गिरेगी तो मार्केट में डिमांड भी कम हो जाएगी, और डिमांड कम होने से अपने आप प्राइस गिरेंगे और इन्फ्लेशन पे कंट्रोल किया जा सकता है। डिफ्लेशन की सिचुएशन में ये आरबीआई सीआरआर को कम कर देगी। फॉर एग्जांपल इसको 8% कर दिया, और 8% करते ही उनके पास अब ज्यादा पैसा बच गया लेंडिंग करने के लिए, लोन देने के लिए। लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ गई, और लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ने से मनी सप्लाई बढ़ जाएगी देश के अंदर, और डिमांड बढ़ेगी, कीमतें बढ़ेंगी, और डिफ्लेशन सिचुएशन ठीक हो जाएगी। सिमिलर काम करेगा एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एसएलआर भी एक टूल है, सेम वही इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। पर एसएलआर वो परसेंटेज है जो हर कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना पड़ता है, कि जिनका पैसा डिपॉजिट से वो निकालने आएगा तो उनको क्या दिया जाएगा, इसकी वजह से कुछ परसेंटेज उनको अपने पास रखनी पड़ती है। इसको ही मान के चल लेते हैं कि अभी ये 10% है करंट में। अब सेम वही सिचुएशन, एक्सेस डिमांड है तो आरबीआई एसएलआर को बढ़ा देगी। एसएलआर की परसेंटेज बढ़ा के कर दिया 12% या 15% कर दिया, यानी कि अब ज्यादा पैसा कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना है। जब अपने पास ज्यादा रखना है मतलब कि वो आगे लोन्स की फॉर्म में कम दे पाएंगे, तो लेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। लेंडिंग कैपेसिटी कम होगी तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी देश के अंदर, और डिमांड गिरेगी, और डिमांड गिरेगी तो अपने आप कीमतें गिरेंगी, और कीमतें गिरेंगी तो एक्सेस डिमांड ठीक हो जाएगा। तो इस सिचुएशन होगी एक्सेस डिमांड की। इसी तरीके से डिफ्लेशन सिचुएशन है तो आरबीआई इस एसएलआर को कम करके 7% पे ले आए। अब 7% करती, यानी कि अब पता है कि उसको अब कम रखना है कमर्शियल बैंक्स को अपने पास। कमर्शियल बैंक को कम रखना है मतलब लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ गई, लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ गई तो मनी सप्लाई बढ़ गई, और डिमांड बढ़ गई, कीमतें बढ़ गई, और डिफ्लेशन ठीक हो गया। तो ये सब हथियार है, ठीक है ना। उसके बाद एक और है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। पर रेपो रेट देखते हैं, रेपो रेट और बैंक रेट में ज्यादा फर्क नहीं है।
ये भी वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से चार्ज करता है लोन्स एंड एडवांसेस के ऊपर, लेकिन जो कमर्शियल बैंक को लोन्स एंड एडवांसेस दिए जा रहे हैं ये शॉर्ट टर्म वाले होंगे। तो जो बैंक रेट था वो कमर्शियल बैंक्स को पैसा मिल रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, और रेपो रेट में जो लोन मिल रहा है वो शॉर्ट टर्म के लिए मिल रहा है। बाकी सब कुछ सेम है। इन्फ्लेशन के वक्त आरबीआई इस रेपो रेट को बढ़ा देगा जिससे क्रेडिट कॉस्टली हो जाएगा, उधार महंगा हो जाएगा, और उधार महंगा होने से मार्केट में लोग लोन कम लेंगे जिससे एडी गिरेगा और कीमतें गिरेंगी और इन्फ्लेशन ठीक हो जाएगा। डेफिशिएंट डिमांड के केस में आरबीआई रेपो रेट कम कर देगा, मतलब लोन सस्ते हो जाएंगे, लोन सस्ते होंगे तो लोन की डिमांड बढ़ेगी, और लोन की डिमांड बढ़ेगी तो देश में डिमांड बढ़ेगी टोटल, और मार्केट में प्राइसेस भी बढ़ेंगे और डेफिशिएंट डिमांड भी ठीक हो सकती है। इसी तरीके से रिवर्स रेपो रेट जो रिवर्स है, रिवर्स का मतलब है कि आरबीआई कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट देता है। जब वो पैसा अपना डालते हैं, कमर्शियल बैंक्स आरबीआई में डिपॉजिट्स करते हैं, तो उसका जो इंटरेस्ट मिलता है दैट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। इन्फ्लेशन के वक्त आरबीआई क्या करता है, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है जिससे कि कमर्शियल बैंक ज्यादा पैसा रखेंगे आरबीआई के पास। अब ज्यादा पैसा आरबीआई के पास रखेंगे मतलब कि मनी सप्लाई देश में कम हो जाएगी, क्योंकि वो आरबीआई पर ज्यादा रख रहे हैं और लोन के फॉर्म में कम देंगे जिससे डिमांड कम हो सकती है और इन्फ्लेशन ठीक हो जाएगा। डिफ्लेशन के केस में आरबीआई रिवर्स रेपो रेट गिरा देगा जिससे कमर्शियल बैंक की डिपॉजिट्स कम हो जाएंगे आरबीआई के पास, जिसकी वजह से वो ज्यादा लोन दे पाएंगे, मनी सप्लाई बढ़ेगी और डिमांड ठीक हो जाएगा। तो ऐसे काम करेगा रिवर्स रेपो रेट। ये सारे हमारे थे क्वांटिटेटिव मेजर्स। अब बात करते हैं हम कुछ क्वालिटेटिव मेजर्स की। क्वालिटेटिव मेजर्स में सबसे पहला इंपॉर्टेंट है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट होता क्या है? इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर लोन्स एंड वैल्यू ऑफ लोन्स ग्रांटेड। देखो, जब भी हम लोन लेने जाते हैं तो कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने लोन लिया 1 लाख रुपए का, और उसके अगेंस्ट हमें सिक्योरिटी रखनी पड़ रही है 1,20,000 रुपए की। तो इसका मतलब 20,000 का जो गैप है, 20,000 का गैप जो है वो मार्जिन रिक्वायरमेंट है। ओके, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ लोन एंड द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड। तो जब इन्फ्लेशन होता है तो आरबीआई क्या करता है, इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देगा। यानी कि जो 20,000 का गैप था ना, उस गैप को उसने 40,000 कर दिया। यानी कि जो मार्जिन रिक्वायरमेंट थी 40,000 कर दी। यानी कि जहां पर पहले 1,20,000 की सिक्योरिटी के बदले में 1 लाख का लोन मिल रहा था, अब 1,20,000 की सिक्योरिटी के बदले में सिर्फ 80,000 का लोन मिलेगा। इसका मतलब साफ साफ है कि लोन का अमाउंट कम हो गया, क्रेडिट कम हो गया, देश में डिमांड कम होगी तो कीमतें कम होगी और इन्फ्लेशन ठीक हो जाएगा। डिफ्लेशन यानी मंदी के केस में आरबीआई क्या करेगा, इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर देगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम करने का मतलब है जहां पर इसने पहले 20,000 का गैप रखा हुआ था, वो गैप सिर्फ 10,000 का रख दिया। उस 10,000 के गैप की वजह से अब 1,20,000 की जो पहले सिक्योरिटी थी उसमें आपको 1,10,000 रुपए का लोन मिल जाएगा, जो पहले वहां पे ज्यादा हो गया। लोन बढ़ गया, क्रेडिट बढ़ गया, जिससे डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो डिफ्लेशन भी ठीक हो जाएगा। तो ये सब सिचुएशंस मार्जिन रिक्वायरमेंट के अंदर यूज की जा सकती है। एक और मेजर है रैशनिंग। रैशनिंग क्रेडिट का मतलब होता है कि जहां पर कोटा फिक्स कर दिया कि अलग अलग इंडस्ट्रीज को, अलग अलग सेक्टर्स को इतना इतना ही लोन दिया जाएगा बैंक्स की तरफ से। तो जब इन्फ्लेशन होता है ना, तो उस क्रेडिट के फ्लो को रोकने के लिए या स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज को रोकने के लिए आरबीआई कहता है कि इसको रैशनिंग कर दो, कि इस सेक्टर के लिए लोन ना दिया जाए, स्पेकुलेशन में ना दिया, शेयर मार्केट में ना दिया जाए, रियल एस्टेट में ना दिया जाए। इस तरीके से रैशनिंग कर दी, एक कोटा बना दिया कि इससे ऊपर लिमिट नहीं दी जाएगी किसी को भी। तो कोई भी जो लिमिट फिक्स करी है आरबीआई ने, उसको कमर्शियल बैंक एक्सीड नहीं कर सकता, कि कमर्शियल अपनी मर्जी से इस कोटा को बढ़ा नहीं सकता, लिमिट को बढ़ा नहीं सकता। तो ये मानना पड़ेगा सारा। ऐसी डेफिशिएंट डिमांड के केस में आरबीआई सारी क्रेडिट रेशनिंग हटा लेती है कि जिसको देना दिया जाओ, ताकि कमर्शियल बैंक इजीली अपने क्रेडिट का फ्लो बढ़ा सके इकोनॉमी के अंदर। ओके, रेशनिंग खत्म कर दी जाएगी। लास्ट में है मोरल सुएजन। मोरल सुएजन का डायरेक्ट एक्शन का मतलब होता है जिसमें आरबीआई डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस देती है। यहां पर आरबीआई डायरेक्टिव्स देगी, इशू करेगी, डायरेक्शंस देगी, कमांड करेगी, कंट्रोल करेगी, हर चीज को ऑर्डर्स देगी कि कैसे कंट्रोल इसको किया जाए क्रेडिट के फ्लो को। आरबीआई के सारे एडवाइजेस सारी माननी पड़ती है कमर्शियल बैंक्स को कि कब बढ़ाना है और कब कम करना है उधार को। तो अगर कमर्शियल बैंक्स इन डायरेक्टिव्स को नहीं मानते हैं तो आरबीआई उस पर डायरेक्ट एक्शन लेता है बैंक्स के अगेंस्ट। तो अगर आरबीआई कहती है कि लोन की मात्रा बढ़ाओ, तो उनको लोन बढ़ाने पड़ेंगे ताकि देश में डिमांड बढ़ सके, और अगर वो कम करना चाहती है तो उधार को रोकने के लिए भी कह सकती है। इस तरीके से मोरल सुएजन या डायरेक्ट एक्शन भी आरबीआई लेती है। ओके, तो ये सब हमने आज पढ़े। आज की क्लास के अंदर किस तरीके से क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड्स हमने पढ़े आरबीआई के, और साथ ही साथ जो फिस्कल पॉलिसी है गवर्नमेंट की, उसके दोनों इनकम एक्सपेंडिचर पॉलिसी पकड़ी। तो ये सब आज के लिए हो गया कि पूरा मेजर्स हमने पढ़ लिया टू करेक्ट द एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड ऑफ द इकोनॉमी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
आने वाली क्लासेस के अंदर अब आपको मैं कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, जो मैंने आपको कहा था कि इसमें मल्टीप्लायर के भी होंगे, एडीएस वाले भी होंगे, और कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मैं आपको आने वाली क्लासेस के अंदर कराने वाला हूँ इस चैप्टर से जुड़े हुए। ओके, टिल देन स्टे कनेक्टेड विद लर्निंग कॉमर्स फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।